नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म ग्लैडिएटर, जो साल 2000 में आई थी, उस पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, इसमें सम्मान है, बदला है और एक साम्राज्य की कहानी है। बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल। और हमने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है, विश्लेषण देखे हैं, तो आज कोशिश रहेगी कि इसकी परतों को खोलें, समझें कि क्यों ये आज भी इतनी रेलेवेंट है। सही कहा, क्या खास है इसमें, है ना? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म हमें ले जाती है 180 ईस्वी रोमन साम्राज्य। और जगह है जर्मेनिया के बर्फीले जंगल। हाँ, वहाँ रोमन सेना एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है जर्मन कबीलों से, और सेनापति हैं हमारे हीरो जनरल मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस। उनसे हमारी पहली मुलाकात वहीं होती है। एक काबिल जनरल। बहुत काबिल। सेना उसे चाहती है और सम्राट मार्कस ओरेलियस, वो तो उसे बेटे जैसा मानते हैं। बिल्कुल, और वो जंग जीत भी जाता है, एक शानदार जीत। लेकिन मैक्सिमस का दिल कहीं और है। वो बस घर लौटना चाहता है, स्पेन, अपने खेतों में, अपनी पत्नी, अपने बेटे के पास। वो गेहूं के खेत वाले सीन, वो उसकी शांति की तलाश दिखाते हैं। हाँ, खैर, जीत के बाद सम्राट मार्कस ऑरेलियस मैक्सिमस से अकेले में मिलते हैं और एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। हाँ, यहीं से कहानी असल में घूमती है। वो कहते हैं कि वो मैक्सिमस को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। अपने बेटे कॉमोडस को नहीं? नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉमोडस में वो बात नहीं है, वो नैतिक बल नहीं है रोम को संभालने के लिए। मार्कस चाहते हैं कि मैक्सिमस सत्ता वापस सीनेट को सौंप दे, रोम को फिर से एक गणराज्य बनाए। ये बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मैक्सिमस पर। और जब ये बात कॉमोडस को पता चलती है वो इसे सह नहीं पाता। बिल्कुल, उसे लगता है सब कुछ छिन रहा है, पिता का प्यार भी और साम्राज्य भी। वो बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन अंदर से उतना ही असुरक्षित भी। और उसकी ईर्ष्या वो उसे अंधा कर देती है। हाँ, और वो जो कदम उठाता है वो भयानक है। वो अपने ही पिता सम्राट मार्कस ऑरेलियस का गला घोट देता है। उफ, ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोम के आदर्शों का कत्ल था एक तरह से। और कॉमोडस फौरन खुद को सम्राट घोषित कर देता है। और फिर वो मैक्सिमस से वफादारी मांगता है। हाँ, लेकिन मैक्सिमस वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। मार्कस की मौत स्वाभाविक नहीं है, और वो मार्कस के आदर्शों का सम्मान करता था। तो वो इनकार कर देता है। हाँ, और ये इनकार मैक्सिमस की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। कॉमोडस उसे मौत की सजा सुनाता है, लेकिन सिर्फ उसे ही नहीं। नहीं, वो क्रूरता की हद पार कर देता है। वो स्पेन में मैक्सिमस के परिवार, उसकी पत्नी और बेटे को भी मरवा देता है, बेरहमी से। ओह। मैक्सिमस किसी तरह मौत के घाट उतारे जाने से तो बच निकलता है, पर जब तक वो घायल हालत में अपने घर पहुंचता है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। घर जला हुआ, परिवार सूली पर। वो सीन रोंगटे खड़े कर देता है। टूटे हुए मैक्सिमस को गुलामों के सौदागर पकड़ लेते हैं। सोचिए, रोम का सबसे बड़ा जनरल अब एक गुलाम। क्या किस्मत का फेर है। उसे फिर जुग्बा ने जाया जाता है और प्रॉक्सिमो नाम के एक आदमी को बेच दिया जाता है। हाँ, प्रॉक्सिमो, जो खुद एक पूर्व ग्लैडिएटर था, जिसे मार्कस ओरेलियस ने ही आजादी दी थी। वो अब ग्लैडिएटर्स को ट्रेन करता है। और वो मैक्सिमस में कुछ देखता है, लड़ने की वो काबिलियत। हाँ। यहाँ मैक्सिमस की जिंदगी का मकसद फिर बदलता है। पहले रोम, फिर परिवार, अब शायद सिर्फ जिंदा रहना या बदला। उसकी दोस्ती होती है वहाँ जुग्बा जैसे दूसरे ग्लैडिएटर से। हाँ, जुग्बा। वो उसे थोड़ी उम्मीद देता है, पर लोग की बात करता है कि तुम उनसे फिर मिलोगे। अभी नहीं, अभी नहीं। ये लाइन मैक्सिमस को जैसे थामे रखती है। लेकिन मैक्सिमस सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ रहा होता, उसमें कड़वाहट भर जाती है। वो उस मशहूर सीन में दिखता है जब वो छोटे अखाड़े में सबको हराने के बाद भीड़ पर चीखता है, आर यू नॉट एंटरटेन्ड? हाँ, क्या तुम लोगों का मनोरंजन हुआ? इसमें उसका गुस्सा है, सिस्टम पर तंज है, उस भीड़ पर जो मौत का तमाशा देखती है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रह गया था, अब वो एक विद्रोही बन रहा था। उधर रोम में कोमोडस, नया सम्राट, वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता है। हाँ, तो वो कोलोसियम में बड़े बड़े ग्लैडिएटर खेलों का आयोजन करता है, जनता को खुश रखने का पुराना तरीका। रोटी और सर्कस। और प्रॉक्सिमो अपने ग्लैडिएटर्स को रोम ले आता है, जिसमें मैक्सिमस भी है, जो अब स्पेनियार्ड के नाम से जाना जाता है। कोलोसियम में उनका पहला ही मैच, कार्थेज की लड़ाई का नाट्य रूपांतरण। स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्हें हारना था, लेकिन मैक्सिमस का मानने वाला था। वो अपनी आर्मी वाली रणनीति लगाता है और जीत जाता है। हाँ, और कमोडस को सबके सामने नीचा देखना पड़ता है। और फिर वो सीन आता है, कोमोडस अखाड़े में आता है, मैक्सिमस को हेलमेट उतारने को कहता है। और मैक्सिमस वो गरजता है, मेरा नाम मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस है, सेनाओं का कमांडर, फीलिक्स लीजन का जनरल,
सच्चे सम्राट मार्कस ऑरेलियस का वफादार सेवक। एक मारे गए बेटे का पिता, एक मारी गई पत्नी का पति, और मैं अपना बदला लूंगा इस जीवन में या अगले में। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। ये सिर्फ पहचान बताना नहीं था, ये खुली चुनौती थी। बिल्कुल, हजारों लोगों के सामने सम्राट को चुनौती, और भीड़ का रिएक्शन देखने लायक होता है। हाँ, वो मैक्सिमस के लिए चिल्लाते हैं, मैक्सिमस द मर्सिफुल, दयालु मैक्सिमस। क्योंकि उसने अपने विरोधी ग्लैडिएटर को मारा नहीं था जब कॉमोडस ने इशारा किया था। और अब कॉमोडस फंस गया, वो उसे मार नहीं सकता। नहीं, क्योंकि भीड़ मैक्सिमस के साथ है, जनता उसके साथ है। यही वो भीड़ की शक्ति वाला थीम सामने आता है। सही कहा। रोम में असली ताकत किसके हाथ में थी, सम्राट या जनता? ये सवाल उठता है। मैक्सिमस की लोकप्रियता अब कॉमोडस के लिए सीधा खतरा है। इसके बाद पर्दे के पीछे खेल शुरू होता है, एक राजनीतिक साजिश। हाँ, मैक्सिमस चुपके से लुसीला, जो कॉमोडस की बहन है, और सेनेटर ग्राकस से मिलता है। लुसीला भी भाई से डरी हुई है, और ग्राकस वो पुराने रोम को गणराज्य को वापस लाना चाहते हैं। तो प्लान बनता है, मैक्सिमस को कोलोसियम से भगाया जाएगा, वो अपनी पुरानी वफादार सेना से मिलेगा, और कॉमोडस का तख्ता पलट। ये सिर्फ बदला नहीं रह गया था, अब ये मार्कस ऑरेलियस के सपने को पूरा करने की कोशिश थी। लेकिन कॉमोडस को पता चल जाता है। हाँ, वो लुसीला को ब्लैकमेल करता है, उसके बेटे लूसियस की जान की धमकी देकर। और लुसीला टूट जाती है, वो बता देती है। ये दिखाता है कि कॉमोडस कितना गिर चुका था। कोई सिद्धांत नहीं, कोई रहम नहीं। फिर वो कहर बरपाता है, ग्राकस गिरफ्तार हो जाते हैं। प्रॉक्सिमो और कई साथी ग्लैडिएटर्स मैक्सिमस को बचाने की कोशिश में मारे जाते हैं। बहुत दुखद होता है वो सब। और मैक्सिमस भागने से ठीक पहले पकड़ा जाता है, सब उम्मीदें जैसे खत्म। लेकिन कॉमोडस, वो एक आखिरी चाल चलता है, बहुत नाटकीय। हाँ, वो मैक्सिमस को कोलोसियम में द्वंद्व युद्ध के लिए, मतलब 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। उसे लगता है वो रोम के हीरो को सबके सामने हराएगा तो उसकी ताकत साबित हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी वो धोखा करता है। बिल्कुल, लड़ाई से ठीक पहले जब वो मैक्सिमस से गले मिलता है, वो धोखे से उसकी कमर में खंजर घोंप देता है, ताकि मैक्सिमस कमजोर पड़ रहे हैं। कायरता की हद है ये। हाँ, वो एक घायल कमजोर मैक्सिमस से लड़ना चाहता था। पर इसके बावजूद जो लड़ाई होती है वो जबरदस्त है। हैंस जिमर का संगीत और मैक्सिमस की इच्छा शक्ति। बुरी तरह घायल होने के बाद भी वो लड़ता है, अपने अनुभव से, अपनी नफरत से। और वो कोमोडस को हरा देता है, उसे निहत्ता कर देता है। और फिर उसी के खंजर से उसे मार डालता है। अत्याचारी सम्राट मारा गया। कोलोसियम में सन्नाटा। मैक्सिमस का बदला पूरा हुआ, लेकिन वो भी अब बस चंद सांसों का मेहमान है। हाँ, वो वहीं रेत पर गिर जाता है। अपने आखिरी पलों में वो आदेश देता है, सेनेटर ग्राकस को रिहा करो, मेरे ग्लैडिएटर भाइयों को आजाद करो, और रोम की सत्ता वो सीनेट और लोगों को वापस सौंप दो। मरते मरते वो मार्कस ऑरेलियस का सपना पूरा कर गया। उसकी मौत एक बलिदान बन गई। और जैसी वो दम तोड़ता है, उसे फिर वही सपना दिखता है, गेहूं के सुनहरे खेत, उसकी पत्नी, उसका बेटा उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। उसे आखिरकार शांति मिल जाती है। वो शांति जिसकी उसे पूरी फिल्म में तलाश थी। ये परलोक, पुनर्मिलन का प्रतीक, बहुत शक्तिशाली इमेजरी है। और फिल्म का अंत भी, जुबार रात में कोलोसियम जाता है। हाँ, और मैक्सिमस के परिवार की वो छोटी मूर्तियां रेत में दबाता है और कहता है, अब हम आजाद हैं, हम फिर मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। उसकी दोस्ती और मैक्सिमस की विरासत को एक श्रद्धांजलि। बहुत ही मार्मिक अंत है। तो कुल मिलाकर ये कहानी, ये सिर्फ एक बदले की कहानी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कई परतें हैं, कई गहरे विषय हैं। जैसे सबसे पहला तो है सम्मान बनाम भ्रष्टाचार। हाँ, ऑनर वर्सेस करप्शन। मैक्सिमस जो अपने सिद्धांतों पर, अपनी वफादारी पर टिका है, गुलामी में भी। और दूसरी तरफ कॉमोडस जो सत्ता के नशे में अंधा, ईर्ष्यालु, क्रूर है। ये दो दुनियाओं की, दो सोच की टक्कर है। बिल्कुल। और फिर स्वतंत्रता और विरासत का थीम। हाँ, फ्रीडम और लेगेसी। मैक्सिमस की लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं रह जाती, वो रोम को एक जालिम से आजाद कराने की लड़ाई बन जाती है, मार्कस की विरासत बचाने की। उसका अंत उसकी जीत से ज्यादा उसके बलिदान को यादगार बनाता है। हाँ, वो अपनी लेगेसी छोड़ जाता है। और वो गेहूं के खेत वाले सीन। हाँ, वो सिर्फ खूबसूरत विजुअल्स नहीं है, वो मैक्सिमस की आत्मा की शांति, घर परिवार की चाहत दिखाते हैं। इतनी हिंसा के बीच वो शांति और परलोक की उम्मीद है। और एक चीज जो हम भूल नहीं सकते, वो है भीड़ की ताकत, कोलोसियम की भीड़। हाँ, द पावर ऑफ द क्राउड। वो सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं है,
वो कहानी का रुख मोड़ते हैं। वो मैक्सिमस को बचाते हैं, उसे हीरो बनाते हैं, कॉमोडस को डराते हैं। ये दिखाता है कि जनता की आवाज में कितनी ताकत हो सकती है। तब भी थी और शायद आज भी है। सही कहा। अच्छा, इस फिल्म का असर क्या रहा? मतलब बॉक्स ऑफिस और अवार्ड्स के अलावा? असर तो जबरदस्त था। इसने बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल किया ही। 5 ऑस्कर्स जीते, बेस्ट पिक्चर, रसल क्रो के लिए बेस्ट एक्टर, ये सब तो है ही। हाँ। लेकिन इसने स्वॉर्ड एंड सैंडल जॉनर को, मतलब ऐतिहासिक फिल्मों को, एक नई जान दे दी। वो जॉनर जो लगभग मर चुका था। अच्छा। हाँ, ग्लैडिएटर के बाद ऐसी कई फिल्में बनी। इसने एक ट्रेंड सेट किया। इसकी सिनेमैटोग्राफी, एक्शन, संगीत, कहानी कहने का तरीका सब टॉप क्लास था। इसे सिनेमा की महान ऐतिहासिक फिल्मों में गिना जाता है। तो ये था हमारा ग्लैडिएटर पर एक नजरिया। एक ऐसे नायक की कहानी जिसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपने सम्मान के लिए, न्याय के लिए और एक बेहतर रोम के लिए आखिर तक लड़ा। मैक्सिमस की यात्रा हमें याद दिलाती है कि अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी सिद्धांत और साहस वो मायने रखते हैं। हाँ। और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है क्या सवाल? कि जब किसी इंसान को चुनना पड़े अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने और एक बड़े मकसद जैसे कि एक देश या समाज के आदर्शों के लिए लड़ने के बीच, तो क्या ज्यादा जरूरी होता है? दिलचस्प सवाल है। क्या मैक्सिमस का आखिरी काम सिर्फ बदला था, या वो सच में रोम के भविष्य के लिए, मार्कस ऑरेलियस के सपने के लिए एक जरूरी बलिदान था? या फिर क्या ऐसा होता है कि एक गहरी निजी चोट ही इंसान को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देती है? सोचने वाली बात है कि व्यक्तिगत त्राजेडी कैसे एक बड़े मकसद को जन्म दे सकती है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।